हम लोग इस अगले वीडियो में स्लीप इन द वैली कर चुके हैं और उसके बाद जो आने वाला पोएम है वो है सोनेट 18। तो पिछला भी तो सोनेट था, लेकिन ये शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है। उन्होंने जो 154 सोनेट लिखे थे उसी सीक्वेंस में से 18वां नंबर ये सोनेट है। और इस सोनेट में उन्होंने अपने दोस्त की खूबसूरती का वर्णन किया है और इसलिए पोएम का यदि सोनेट 18 मानो अगर एग्जाम में आया कोई लाइन कि कहाँ से दिया गया है, नेम द लेसन वेयर इट इज ऑकर्ड या वेयर फ्रॉम द लाइन ऑकर्ड, तो हम लोग को सोनेट 18 केवल देने से नहीं चलेगा। शैल ही कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो ये पोएम आज हम लोग कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ये पोएम है। तो इनका जो सोनेट है ये अपने तरह का सोनेट है जिसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं। तो ये सोनेट इनका खुद का अपना सोनेट है, जैसे कि किस प्रकार से रविन्द्रनाथ का अपना जो संगीत है रविन्द्र संगीत के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे इनका अपना, इसको हम लोग नाम ही देते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। क्योंकि सोनेट की खासियत क्या है, 14 लाइन तो है, 14 लाइन्स पोएम अगर होगा तो सोनेट हो जाएगा। लेकिन इसमें है कि 3 ठो जो है वो क्वाट्रेंस, 3 क्वाट्रेंस मतलब कि 4 लाइन का स्टैंजा है। 4 लाइन का स्टैंजा 3 क्वाट्रेंस है, तो 4 3 12 हो गया और 1 कपलेट्स है। और सब जो है राइमिक है, हर जो है राइम्स मिला हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि उसका जो अगर स्कीम कहा जाए तो स्कीम जो उसका है वो ए बी है ना, ए बी फिर सी डी ई एफ जी जी, इस तरीके से। तो मतलब कि जो लाइन है, राइम जो मिल रहा है फर्स्ट, और उसके बाद में जैसे ए बी, तो ए फर्स्ट वाला, सेकेंड छोड़ के थर्ड में फिर उसी तरह का उच्चारण आएगा, ये राइम मिलेगा। फिर थर्ड और फोर्थ का राइमिंग एक सेम जाएगा। जैसे कि पोएम तुम लोग के बुक खोलो, पेज नंबर अपना निकाल करके सोनेट 18 और उसके साथ मिला कर देखोगे तभी होगा। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन में क्या है, डे, और फिर थर्ड लाइन में मे, तो डे और मे मिल गया। फिर सेकेंड लाइन में टेम्परेट और इधर है डेट, तो टेम्परेट डेट एक जैसा उच्चारण है, तो ये राइम होगी। तो इसीलिए ए बी मतलब ए हो गया जैसे डे, ए उच्चारण आ रहा है, इधर मे, फिर टेम्परेट डेट, ये एक तरह का हो गया। सेकेंड स्टैंजा में जाओगे तो देखोगे क्या मिलेगा तुमको, साइंस, और फिर थर्ड लाइन में मिलेगा डिक्लाइंस, तो साइंस डिक्लाइंस, ये एक हो गया। इसी को कहते हैं स्कीम। कभी कभी पूछता है कि उसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो इस सोनेट का राइमिंग स्कीम तुमको याद रखना होगा और एकदम काफ़ी इजी है। एक मैंने फर्स्ट, फिर सेकेंड छोड़ के थर्ड एक जैसा मिलेगा, फिर तुम्हारा सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ मिला, तो इसलिए ए बी, फिर अब सेकेंड स्टैंजा में आ गया तो बी तक हो गया, तो सी डी, फिर थर्ड में आ जाओ ई एफ, और लास्ट में जो 2 ठो कपलेट है 2 लाइन का है वो जी और जी है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अपने दोस्त की खूबसूरती का वर्णन किया है और एक इसके अमरत्व को प्रदान किया है, इसकी खूबसूरती को एक अमरत्व दिया है। तो इसको कविता को जानने से पहले ये हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले जो है तो तुम लोग को एक बार हम बता दें, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन भी दबा दोगे और जो उसमें जो ऑल का ऑप्शन आएगा उसको दबाओगे ताकि तुरंत अगला इन्फॉर्मेशन आ जाए। क्योंकि चैप्टर शेष होने के बाद में जो पोएम शेष होगा, पोएम के बाद में जो प्रपोजल्स है वो भी कराएंगे और फिर लास्ट में सजेशंस वगैरह भी देंगे। जून में तो करीब परीक्षा होने वाला है तुम लोग का, तो इस बार तो जून में ही होगा परीक्षा, तो टाइम मिल गया तुम लोग के पास में, तो हर चीज़ जो है मिल जाएगा। तो इसलिए जो है तुम लोग उसको सब्सक्राइब भी करोगे और बेल आइकन दबाओगे और उसका जो ऑल ऑप्शन आएगा उसको दबाओगे, और साथ ही साथ जो लाइक करना ना भूलोगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करोगे। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चाँद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज में समझा था मगर उसमें भी आग है, उसमें भी आग है। बस इतना मैं कहता हूँ कि तुम मेरे दिल के पास हो, दिल के पास हो। तो इस तरह का गीत, इस भाव का गीत, पूरे गीत तुमको आता नहीं है, लेकिन ऐसा गीत जो काफ़ी ये पुराने पिक्चर का है, संगम फिल्म का गीत है। तो इसमें जो भाव है, इसमें क्या तुम समझे कि एक
व्यक्ति अपने प्रेमी, चाहे उसका कोई भी हो, अपना भी हो सकता है खूबसूरत, उसका अपना लगने वाला उसका दोस्त हो सकता है या उसकी प्रेमिका हो सकती है, तो उसकी खूबसूरती का वर्णन जो है वो किसी से तुलना, नेचुरल जो चीज़ है उससे तुलना कर रहा है। चाँद से तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसमें दाग है। फिर वो सूरज से तुलना कर रहा है, लेकिन फिर कह रहा है कि उसमें आग है। तो लेकिन तुम तो बहुत ही विनम्र हो, बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मैं इन सब से तुम्हारी मैं क्या तुलना करूं, बस यही कह सकता कि तुम मेरे दिल के पास हो। तो यही इस कविता का भाव भी है कि विलियम शेक्सपियर का अपना एक बहुत ही करीबी दोस्त था, खूबसूरत था, टेम्परेट था, मतलब बहुत विनम्र था, उसका जो भावना थी, जो बातचीत करने का ढंग था, चेहरे की जो बात थी, चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो बहुत ही अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी कि वो जो है एक ठीक प्रेमिका की तरह जिसे वर्णन किया जाता है वैसे अपने उस दोस्त का वर्णन कर दिया है। और जानते हो कि जहाँ पे ठंडे प्रदेशों में, ये सब तो इंग्लैंड की, मैंने शेक्सपियर कहाँ के थे, वो इंग्लैंड के थे, तो वहाँ जो है मौसम क्या है, ठंडा है, इसलिए वहाँ गर्मी के दिन जो है काफ़ी खूबसूरत माना जाता है, बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है वहाँ पर, क्योंकि पूरा करीब वो लोग 8 महीना से 10 महीना तक, तो फिर 8 महीना से कम 8 महीना तो पूरे ठंडा में रहते हैं, है ना। अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो काफ़ी पुरानी कविता है, करीब 1616 में तो उनकी मृत्यु हुई, तो उसके पहले लिखा हुआ है 1564 में उनका जन्म हुआ था, 1616 में उनकी मृत्यु हुई, तो इस बीच की कविता लिखी हुई। तो उस समय का मौसम अभी के मौसम की तुलना में बहुत माने दूसरा था। तो ये जो है उन्होंने वही, इसलिए उसकी खूबसूरती को कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी खूबसूरती की तुलना एक ग्रीष्म के एक दिन से करूं जो काफ़ी खूबसूरत होता है, मन भावन होता है, लेकिन फिर उसकी त्रुटियों को दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे गाने में तुम लोगों ने देखा कि वो जो है अपने प्रेमिका की तुलना चांद से करना चाहता है, लेकिन फिर उसकी त्रुटि दिखाता है कि उसमें दाग है। सूरज के साथ करना चाहता है, लेकिन उसमें दिखाता है आग है। वैसे ही जो है ये कभी भी उसकी खूबसूरती की तुलना जो है जिससे करना चाहता है, फिर वही उसमें त्रुटि को निकालता है कि ये त्रुटि है, ठीक है। और इस कविता के साथ में जो है एक क्वेश्चन आता है कि उसके जो अमृतत्व को दिया है, उसकी खूबसूरती को जो अमृतत्व दिया है, वो अमृतत्व किस माध्यम से दिया है, कैसे जो है कवि ने, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का 5 मार्क्स का आता है हमेशा ये क्वेश्चन, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट, और विलियम शेक्सपियर, जो भी पोएट का नाम दे देगा या पोएट लिखेगा या सिर्फ विलियम शेक्सपियर आएगा, ठीक है ना। तो प्लान्स फॉर द एटर्निटी ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो अपने दोस्त के, फ्रेंड के एटर्निटी को, उसके जो है अमृतत्व को कैसे प्रदान करने के लिए चेष्टा किया है, ठीक है। तो ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलो बुक खोलो और फर्स्ट लाइन से देखो, बुक सब तुम लोग खोल लिए, देखो मिलाते जाओगे, एक एक लाइन मिलाओगे तब एक एक शब्द का मीनिंग आएगा और समझ में आएगा, केवल कहानी सुनने से नहीं होगा, समझ गया ना। तो देखो, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्वेश्चन है क्या मैं, दी THW ये पुराना इंग्लिश है, दी के मतलब होता है यू, तो शैल आई कंपेयर यू, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं किससे, टू ए समर्स डे, एक ग्रीष्म के दिन से जो काफ़ी खूबसूरत होता है, सभी लोग उसको बहुत चाहते हैं, इंतजार करते हैं कि हाँ एक खूबसूरत सा ग्रीष्म का दिन आए, उसमें जो है इस ठंडे से छुटकारा मिले, तो उस दिन से क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं। फिर आगे त्रुटि बताते हुए कहता है, मैंने आगे अपनी तुलना कर रहा है, इसमें अपने दोस्त की ही खूबसूरती और नेचर के साथ जो है क्या उसमें समानता असमानता उसको बताना चाह रहा। तो दाऊ आर्ट, ये भी पुराना इंग्लिश है, दाऊ THOU, दाऊ लिखा हुआ है, दाऊ, इस दाऊ मैंने क्या होता है एक्चुअली यू, और ART आर्ट मैंने कला नहीं है, आर्ट मैंने आज भी अभी हम लोग क्या देखते हैं ART आर्ट मैंने कला, ये कला नहीं है, आर्ट का मतलब हो गया पुराना, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, ARE। तो दाऊ आर्ट मोर लवली मीन्स यू आर मोर लवली, तुम अधिक खूबसूरत हो, लेकिन अधिक प्यारे हो, एंड मोर टेम्परेट, अधिक विनम्र हो, मैंने तुम्हारी अंदर जो विनम्रता है, जो नरमीपन है, जैसे सूरज में क्या है, एक आग है, एक ग्रीष्म है, एक गर्मी है, और तुम्हारे अंदर तो एक विनम्रता है, नरमीपन है, टेम्परेट हो तुम। रफ विंड्स, आगे उसकी त्रुटि दिखाता रहा है कि उस ग्रीष्म की त्रुटि क्या है, तो रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जो रफ विंड है मे का, तो उस समय तेज हवा जो चलती है, ग्रीष्म की जो खड़ी खोटी हवा जो चलती है, ये हवा
शेक मतलब हिला देती है, झकझोर देती है, मानो उसको गिरा ही देती है। किसको? द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई महीने के खूबसूरत प्यारे से कली को। तो जो कली एक फूल की एक नर्म खूबसूरत कली है, अभी पूरा फूल भी नहीं खिला है, उसके प्रति भी जो हवा अपने विनम्र भाव को नहीं रखता है और उसे गर्म हवा जो है उसे झकझोर देती है, तो उस गर्मी से मैं तुम्हारी क्या तुलना करूं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट्स अ डेट। आगे एक चीज और बता रहा है कि चलो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अच्छा ही है दिन है, लेकिन उस दिन में एक और त्रुटि क्या है कि वो छोटा सा है, मतलब कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा। समर तो पूरा साल भर रहेगा नहीं ना, वो तो मौसम बदलते रहता है। तो एंड समर्स लीज, समर्स का जो लीज है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इतने दिन के, जैसे होता है अभी लीज होते हैं, हम लोग ये किसी का दुकान या कहीं पे घर ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, चलो लीज पे ले रहे हैं, तो लीज जो है 99 ईयर्स का लीज, मतलब एक लिमिटेड, कुछ भी है तो लिमिटेड पीरियड है, दैट इज नॉट फॉर एवर एंड एवर। तो सो समर्स लीज दैट मीन्स इट इज ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो समर जो है वो पूरे हमेशा साल भर के लिए नहीं रहता है। हैथ, हैथ HATH हैथ, ये भी पुराना इंग्लिश है जिसका मीनिंग होता है हैज, आजकल यूज होता है हैज। तो अब मीनिंग मिला, देखो मिला करके कि एंड समर्स लीज हैज ऑल टू शॉर्ट ए डेट। तो काफ़ी छोटा डेट होता है इसका, जो लिमिटेड जो लिमिट है, जो लीज है वो लीज भी छोटे दिनों के लिए है, कुछ दिन बाद ही तो समर खत्म हो जाएगा। तो इस समझ में क्या तुलना करो, जो क्षण भंगुर है, जो कुछ दिनों के लिए है। तो इस प्रकार से जिससे तुलना करना चाह रहा है उसी की त्रुटियां दिखा करके कह रहा है कि तुम तो उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं उससे क्या तुलना करूँ तुम्हारी। फिर आगे जो है एक और उस माने जो नेचर है, नेचर की और त्रुटियां क्या बता रहा है, देखो सेकेंड स्टैंजा में आ जाओ। तो सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हिवेन साइंस, कभी कभी बहुत गर्म, टू हॉट द आई ऑफ हिवेन। प्रश्न आता है व्हाट डू यू मीन बाय आई ऑफ हिवेन। तो स्वर्ग की आंख, स्वर्ग की आंख यहाँ पे किसको कहा गया? सन को, सूरज को। वो जो चमकता है बहुत गर्म, बहुत तेज, अरे जब आया है किसी को खुद सुख देने के लिए तो कभी कभी तो इतना तेज चमकता है कि चमड़ी जलने लगती है। तो इसलिए कह रहा कि समटाइम्स, कभी कभी उसकी आंखें काफी तेज, मतलब गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम तो, तुम्हारे अंदर तो सिर्फ प्यार ही प्यार है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्स, और अक्सर क्या होता है कि उसका जो सुनहरा रंग है, कम्प्लेक्शन मैंने रंग, तो शरीर का जो सुनहरा रंग है वो भी मध्यम पड़ जाता है। कैसे मध्यम पड़ जाता है? कारण पूछता है कि गोल्ड कम्प्लेक्शन मध्यम पड़ने का रीजन क्या है। तो अक्सर लोग देखते हैं जब ग्रीष्म काल में बादल भी ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, भाप उठता है, बादल क्या होता है उससे ढक देता है। तो ढक देने से उसका जो तेजी है, जो सुनहरापन है, वो मध्यम पड़ जाता है। तो डिम, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम। तो गोल्ड कम्प्लेक्शन जो डिम्ड हो जाता है उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण है कि समटाइम्स द क्लाउड कम्स एंड कवर्स द सन एंड देयरफॉर इट्स गोल्ड कम्प्लेक्शन गेट डिम्ड। तो ये जो है डिम्ड हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। और नेचर में क्या है कि चाहे जितना भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ नेचर की हो, लेकिन कभी कभी जो है उसको पतन का सामना करना पड़ता है, नष्ट होता है। जैसे मानो कि अगर हम लोग लेते बसंत ऋतु में कितनी खूबसूरत बाग बगीचे सब खिल जाते हैं, लेकिन यही नेचर जो है फिर मौसम चेंज करता है और इस खूबसूरती को खत्म कर देता है। फल फूल से लग जाता है पेड़ पौधे, और फिर जो है मौसम का दूसरा चक्र आता है, इन सबको नष्ट कर देता है। तो ये चाहे जितना भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ हो, हर चीज़ एक ना एक बार जो है वो पतनोन्मुख होता है, एक बार वो विनष्ट होता है। बाई चांस, अचानक से, भाग्यवश, है ना। द नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। तो प्रकृति का जो है चेंजिंग कोर्स, यानी कि बदलता हुआ जो उसका कोर्स है, जैसे ग्रीष्म के बाद में मानो बरसात आया, फिर एक मौसम आया, फिर एक मौसम आया, तो ये क्या करता है, जब आता है तो एक मौसम को खत्म कर देता है। अगर मान लो कि बसंत ऋतु है, तो बसंत ऋतु के बाद अगर ग्रीष्म आ रहा है तो इतना ज़्यादा तेज गर्मी आ रहा है कि सब कुछ सुखा दे रहा है, फिर इसके बाद बारिश आकर के, बाढ़ आकर के सब कुछ खत्म कर दे रहा है। तो ये नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है, ये जो है अनट्रिम्ड का मतलब क्या है कि उसको जैसे छांटता नहीं है, मतलब उसको कौन सा खूबसूरत उसको रख दे, बचा दे, सेफ नहीं कर पाता उसको।
तो ये नेचर के जो खामियां है। थर्ड स्टैंजा में आ जाओ तो इसमें पूरी उसकी जो त्रुटियां हैं वो इसमें बताया गया है। अगला बार में आ जाओ, नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में क्या है देखो, बट दाई, THY दाई, दाई मैंने योर, तुम्हारा। ऊपर में क्या था, दी था, दी मीन्स यू, तुम, और दाई मैंने तुम्हारा, योर। तो बट दाई मीन्स योर एटर्नल समर, तुम्हारा जो है अमर ग्रीष्म, एटर्नल मीन्स अमर, तो अमर ग्रीष्म जो है शैल नॉट फेड। अब ये ऊपर नेचर को बता दिया कि नेचर तो खत्म हो जाता है, उसका जो चेंजिंग कोर्स है वो हर खूबसूरती को नष्ट कर देता है, लेकिन तुम्हारी, अब यही जो यहाँ पे आ रहा है कि कैसे उसकी खूबसूरती को अमृत प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो उसको अमृत प्रदान कैसे दे रहा है, कैसे उसको इटर्नल बना रहा है, क्या प्लानिंग है, तो ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ साहित्य के माध्यम से, और यहाँ तक कि फिल्म को भी जो है हम लोग एक साहित्य का ही एक रूप मानते हैं, साहित्य ही जो है उसको नाटक के रूप में दिखाया जाता है। तो फिल्मों में देखो, आज मान लो कि राजेश खन्ना मर गया है, बहुत से हीरो मर गए हैं, हीरोइन ही मर गई है, लेकिन आज अगर आप लोग फिर से अगर उनका वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वही ताजगी, वही जवानी, वही सब कुछ आ जाता है, वही खूबसूरती आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर साहित्य को देखें तो साहित्य भी वही है कि जो चीज़ लिखा गया रहा है, बता राम की कहानी, कृष्ण का, आज भी हम लोग पढ़ते तो बाल लीला का पद पढ़ते तो कृष्ण को एकदम सामने में हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, वही बचपन का रूप देखते हैं। तो कृष्ण का मरे हुए, उनका जो खत्म हुए वो युग कब का चला गया, राम का कब का युग खत्म हो गया, लेकिन आज भी जब किताब पढ़ते हैं तो फिर से उनका वही बन का जाना, वही जन्म, वही सब कुछ जो है सामने आ जाता है। इस प्रकार से वो लोग जो साहित्य क्या करता है, उनको कभी मरने नहीं देता है। तो पोएट भी जो है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त की खूबसूरती को साहित्य में ढाल करके, साहित्य के लाइन में डाल करके उसे अमृत बनाना चाहता है। वो इसमें काटे तो देखत ना फिर तो जिनो। तो थर्ड स्टैंजा क्या है, बट दाई एटर्नल समर, लेकिन तुम्हारा जो अमर ग्रीष्म है, यानी कि जो खूबसूरती है, सैल नॉट फेड, वो फेड नहीं होगा, मध्यम नहीं पड़ेगा, नहीं खत्म होगा। नॉर लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, और ना ही लूज मतलब खोएगा, पोसेशन ऑफ द फेयर, जो तुम्हारी खूबसूरती का जो अधिकार है, पोसेशन तुम्हारे पास है, जो तुम उस पर रखते हो, दाउ ओवेस्ट मतलब जिसका तुम मालिक हो, जिस खूबसूरती के मालिक हो, जिस खूबसूरती को तुम पोसेस करते हो, रखते हो, वो भी तुमसे कभी खोएगा नहीं, तुमसे नहीं जाएगा, दूर नहीं जाएगा। नॉर शैल डेथ, और ना ही मौत उसे खींच कर ले जा सकती है। ब्रैग दाउ, तुम्हें जो है घसीट कर नहीं ले जा सकती है, वो तुम्हें खींच कर नहीं ले सकती। कहाँ पर, वंडरेस्ट इन हिज शेड्स, तो वंडरेस्ट इन हिज शेड, अपने शेड में, अपनी छाया में, अपनी दुनिया में, तो उसका जो अंधकार की दुनिया है, मौत की जो अंधकार की दुनिया है, वहाँ भी तुम्हारी खूबसूरती नहीं, मतलब मौत भी इसे खत्म नहीं कर सकता है, मौत भी तुम्हारी इस खूबसूरती को नष्ट नहीं कर सकता है। भाई ऐसा क्या है कि मौत भी खूबसूरती को नष्ट नहीं करेगा, और जो जो तुम्हारे पोजीशन है कभी दूर हटेगा ही नहीं। तो वेन कब, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि वेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट, तो जब तुम हमारे कविता की, साहित्य की अमर पंक्तियों में आ जाओगे, वेन इन एटर्नल लाइन्स, जब तुम्हारी खूबसूरती इस एटर्नल लाइन में आ जाता है, तो टाइम दाउ ग्रोवेस्ट, तो समय के अनुसार तुम और बढ़ोगे। क्योंकि शेक्सपियर को आइडिया थी कि कोई भी साहित्य, चाहे देखो भारतीय साहित्य हो या कहीं का भी साहित्य हो, धीरे धीरे उसका विस्तार होता ही है। आज केवल वहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, फिर आगे जो है शिक्षा का प्रसार होगा तो और भी दूर जाएगा, और दूर जाएगा। दुनिया में बताओ कहाँ इंग्लैंड और कहाँ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और भी दूर दूर के लोग पढ़ रहे होंगे इसको। तो इस प्रकार से जो है जैसे जैसे समय आएगा, बल्कि ये खूबसूरती तुम्हारी और बढ़ेगी, ग्रो करेगी, दूर दूर तक फैलेगा। तो इसलिए क्या कह रहा है कवि, जो लास्ट जो कपलेट है उसमें देखो बोल रहा है, सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, तो इतने दिनों तक जब तक आदमी सांस लेते रहेंगे। देखो इस वहाँ पर शेक्सपियर कितना दूरदर्शी है, केवल आदमी जिंदा अगर रहेगा तो क्या साहित्य पढ़ सकता है, क्या अगर फिल्म बना दे तो देख सकता है, अगर उसकी आंखें नहीं रहेगी तो। इसलिए जो है केवल सांस लेना ही बड़ी बात नहीं है, जिंदा रहना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनकी आंखें भी काम करती रहे ताकि वो साहित्य पढ़ सके या फिल्म देख सके या कुछ भी।
तो उन आँखों के माध्यम से जो उस खूबसूरती को देख सकता है। तो सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, आंखें जितने दिनों तक देखती रहेगी, सो लॉन्ग लाइव्स दीज, उतने दिनों तक ये जिंदा रहेगा, तुम्हारी खूबसूरती बनी रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और यही जो है तुम्हें जीवन भी प्रदान करेगा। क्योंकि जब खूबसूरती पड़ेगी तो बिना जीवन का खाली अकेले खूबसूरती थोड़ी ना पड़ रहा है, वो व्यक्ति है इतना खूबसूरत है, तो हम लोग उसको फिर से एक बार याद कर ले रहे हैं, फिर से उसकी जवानी, फिर से उसकी खूबसूरती का वर्णन आ जा रहा है। इस प्रकार से वो व्यक्ति साहित्य में फिर से जिंदा हो जा रहा है। तो ये कविता आज के लिए शेष हुआ। तो इसको एक बार फिर से हम तुम लोग कह दें कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, दोस्तों के बीच शेयर करोगे, और अभी तक अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि अगला वीडियो जो है वो तुरंत तुम्हारे पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और बोर्ड की तैयारी अच्छा से अच्छा करो। हम जो है अपनी शुभकामना दे रहे हैं कि तुम लोग को इंग्लिश में पूरा नंबर आए। थैंक यू।